नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर की टेल्को थाना की पुलिस ने सोमवार की रात विशेष गश्ती अभियान के दौरान एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हथियार और 1 किलो 865 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। मंगलवार को पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जिला पुलिस मुख्यालय में एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि विशेष गश्ती के दौरान पुलिस ने हुड़को से थीम पार्क की ओर जा रहते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस गाड़ी देखकर भागते हुए देखा। पुलिस बल ने तत्परता से उस व्यक्ति को पकड़ लिया। आरोपी ने अपनी पहचान करमू मान की उर्फ करण माझी के रूप में दी और बताया कि वह घाटशिला घाटी डूबा का निवासी है। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके कमर से एक देसी सिक्सर और 2 जिंदा गोली बरामद हुआ। साथ ही आरोपी के बैग से भारी मात्रा में गांजा मिला। बरामद किए गए सभी सामानों को पुलिस उपाधीक्षक नगर जमशेदपुर की उपस्थिति में विधिवत रूप से जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसएसपी ने कहा कि ये कार्रवाई मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की निरंतर मुहिम का हिस्सा है। बरामद गांजा की कीमत करीब 35,000 रुपए है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो उड़ीसा से गांजा लाकर तस्करी करता है। उसने अपने एक और साथी का नाम बताया है जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। तो रात्रि के समय पुलिस गश्ती के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति से जब पूछताछ की गई और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है और इसके अलावा गांजा जो है वो 1 किलो 865 ग्राम जो है उसके पास से बरामद हुआ है। और इस संदर्भ में जब उससे पूछताछ की गई उसके द्वारा और उसके राज्य से गांजा लाने की बात की गई। इस संदर्भ में और विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है और साथ ही साथ वेपन के बारे में जब पूछताछ की गई तो वेपन के संदर्भ में भी उसने एक और अपराध करने का नाम बताया है, जिस अपराध करने की गिरफ्तारी के लिए छापामारी पुलिस के द्वारा की गई। और सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सापड़ा स्थित देसी ढाबा में बाबू दास को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में अजय बहादुर उर्फ अज्जू थापा और आनंद दुबे शामिल हैं। दोनों की निशानदेही पर हथियार भी बरामद किया गया है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश रुनायत ने बताया कि इस घटना के बाद एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। तकनीकी और खुफिया जानकारी के आधार पर 10 फरवरी की रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में गम्हरिया धीरजगंज का अजय बहादुर उर्फ अज्जू थापा और सातवाहिनी जमालपुर का आनंद दुबे शामिल हैं। एसपी के अनुसार अजय बहादुर के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। दोनों ने 7 फरवरी को बाबूदास को गोली मारी थी और फरार हो गए थे। पीड़ित को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पीड़ित की पत्नी सुष्मिता दास के बयान पर आदित्यपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। को आदित्यपुर थाना अंतर्गत देसी ढाबा शापड़ा में रात्रि करीब 11 बजे बाबूदास नामक युवक पर 2 अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलाने की सूचना प्राप्त हुई थी और जिस बाबूदास के परिजनों द्वारा उसको टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया और छापामारी टीम के द्वारा इस घटना में शामिल जो भी अपराध कर्मी हैं उनको मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही के आधार पर कांड में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद किया गया। और वीर शहीद तिलका माझी की स्मृति में उनकी जयंती के अवसर पर जमशेदपुर के तिलकागढ़ गांव में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2 दिवसीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पूर्व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह और पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने शहीद तिलका मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन शांति के प्रतीक झंडा फहराकर किया गया। पहले दिन बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई। इसके अलावा गांव की महिलाओं ने विशेष रूप से उपवास रखकर शहीद तिलका मांझी की पूजा अर्चना की। गांव के पुजारी नायके बाबा ने पारंपरिक तरीके से नारियल, धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर पूजा की। गांव की महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहने हुए थीं और पूजा के बाद सभी ने बाबा तिलका मांझी के जयकारे लगाए। बता दें कि तिलकागढ़ गांव बाबा तिलका मांझी के नाम पर ही रखा गया है। इस वजह से यहां उनकी जयंती पर अलग ही माहौल रहता है। गांव में बाबा तिलका मांझी को भगवान की तरह ही पूजा जाता है। मैं अभी आमंत्रण करना चाहूंगी पीटीएमसी क्लब के चेयरमैन कृष्णा। बाबा तिलका मांझी जयंती के शुभ अवसर पर हम 275वां जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग तिलकागढ़ में उनको श्रद्धांजलि दिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो उनका सपना था उस सपने के साथ उनसे तिलकागढ़ पूरा आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर पूरा नशा मुक्त यहाँ पर कार्यक्रम चलता है। 2 दिन का भव्य कार्यक्रम होता है। पूरे झारखंड में इतना बड़ा कार्यक्रम कहीं नहीं होता। 2 दिन का भव्य कार्यक्रम होता है। तो सब लोग आए हुए हैं और पूरे कमेटी को अपने ओर से आभार करते हैं। खासकर जो उनका सपना था उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ें ताकि झारखंड और देश के लिए बेहतर काम करने में यहाँ के युवाओं की बेहतर जिम्मेदारी बने, यही आज आशा करते हैं इस खास मौके पर। 1978 75 साल में, चूँकि ये एक छोटी सी मैदान थी और इस मैदान को लेकर के काफ़ी लोगों का इसमें निगाह था, लेकिन हम लोग का निगाह ये था कि कम से कम ये जो क्षेत्र है ये एक आदिवासी इस समग्र क्षेत्र है और इस क्षेत्र में यहाँ हम लोग नए नए लोगों को देखे, इनको एक्वायर कर रहा था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ के करीब करीब कम से कम 500 से 1000 लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में लोगों ने कहा भाई हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन पर बाहर से लोग कहाँ कौन कौन लोग आ गए। उसके बाद में जब उसके बारे में यहाँ चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में फिर हम लोगों ने ये निश्चय किया कि यहाँ एक बस्ती बनेगा। वो कहाँ से तो बस्ती बनेगा तो बस्ती का क्या नाम होगा, क्योंकि नामकरण पर कुछ दिन एक ये हुआ तो यहाँ पर जितनी भी शहीद लोग रहे, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव और बहुत सारे लोग ऐसे लोग रहे, तो इनका जो इतिहास रहा वो एक सलराई से निकाला गया 1784 से आज जो है कि सबसे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जिसको हम लोग कहते हैं वो जो है इस देश के को मुक्ति दिलाने के लिए, इस राज्य को बनाने के लिए देश के अंदर, ना कि राज्य ही बल्कि देश के अंदर में उन्होंने उनका एक अलग अपना इतिहास रहा और उसी से ही हम लोग प्रेरित होकर के यहाँ बनाए। बाबा तिलका मांझी के नाम से बाबा तिलकागढ़ हम लोग बनाए और बनाने के बाद से कुछ यहाँ संकल्प लिया गया कि भाई आज क्योंकि आदिवासी जो भी इस क्षेत्र का जिसका ज़मीन रहा, जो लोग आज यहाँ वास करते हैं, तो उन लोगों का क्योंकि हमेशा क्योंकि सामाजिक रूप से लोग हणिया, शराब, मुर्गा, पाड़ा, जुआ यही सब इसका ये रहा, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास रहा कि इस क्षेत्र में कम से कम जब बस्ती बनेगा तो यहाँ कोई भी ऐसा ये नहीं रहेगा जो इसका प्रतिवाद नहीं करेगा।
इधर जमशेदपुर के पसुरी थाना क्षेत्र के हलुदवानी में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पटेल भवन में लगे विशाल वृक्ष को काटने के दौरान पेड़ का एक बड़ा हिस्सा हाई टेंशन बिजली के खंभे पर जा गिरा, जिससे बड़े धमाके के साथ तार समेत खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। इससे वहां अफरी तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पटेल भवन के मालिक रामचरण प्रसाद के द्वारा पटेल भवन में लगे 4 विशाल वृक्ष को मजदूरों से कटवाया जा रहा था। अचानक पेड़ की एक बड़ी डाल बिजली के खंभे पर गिर गई, जिससे हाई टेंशन तार समेत खंभा सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि सड़क से कोई नहीं गुजर रहा था, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस घटना के बाद करीब 800 घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान मालिक की लापरवाही के कारण घटना हुई है। जब बिजली आएगी तो पता चलेगा कि किसके घर में कितना नुकसान हुआ है। वैसे जान माल का नुकसान नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि किसके आदेश से ये पेड़ काटे जा रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल बिजली विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है और खबर लिखे जाने तक विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। आज कहाँ था इसके अंदर? लीगल तो है, सब का तो बगैर ऑर्डर का नहीं कर सकता है। वन दफ्तर से इधर आना अभी तो हम लोग नहीं बता पाए क्योंकि मैं दुकान में था, गए घटना होने के बाद यहाँ पे पहुँचे हम लोग। क्या देखे? थाना वाला गाड़ी को बुलाया क्या? नहीं, यहाँ पे बस ये पेड़ कट के गिरा और ये पोल के साथ पोल को लेते हुए गिरा है। शुरुआत में तो पेड़ ठीक से कट रहा था, लेकिन लास्ट स्टेज में टेक्निकल फॉल्ट के कारण कंट्रोल नहीं हो पाए, पेड़ कट के गिरा है। कितने दिन से कट रहा था ये पुल? ये लगभग 3-4-5 दिन से कट रहा था। कितना? 5 पेड़ था। 5 पेड़ को काटा गया। तो 5 पेड़ काटा गया तो उसके लेकर सुरक्षा का कोई इंतजाम? लंबा सब टुकड़ा सब निकाल रहा था। अभी ऐसा कर दिया कि पूरा एकदम तार उड़ लेकर पूरा पोल गिर गया, रोड बंद हो गया, पोल भी गिर गया। तो गाचे का वजह से तो क्या इसको लेकर कुछ सुरक्षा रखने की? सुरक्षा का तो कोई व्यवस्था नहीं है। जब ये वाला गिरा, पोल गिरा, पूरा फट आवाज किया, सबका घर का कुछ न कुछ यही होगा। किसी कोई घायल हुआ या किसी घायल तो कोई नहीं हुआ है, बची है नहीं, लेकिन पोल टूट गया, घर का सामान भी बर्बाद हो गई। बड़ा हादसा होता है। कितना हुआ है? ये तो हफ्ता 2 हफ्ता से पेड़ सब काट रहा है, इसमें तो कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जो है पेड़ का एकदम जड़ से लंबा पेड़ को काट दिया। जड़ से लंबा पेड़ को काटने पे पेड़ गिर गया तार का ऊपर और पूरा पोल जो है टूट के गिर गया। और इसे ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन किसका घर का क्या सामान बर्बाद हुआ वो तो अभी जब तक पवार नहीं आएगा जानकारी नहीं मिलेगा। सरायकेला जिला के आदित्यपुर आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत इच्छापुर मैदान के पास स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के समीप मंगलवार दोपहर सूखे पत्तों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे बैंक का भवन भी चपेट में आ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर 12:30 बजे के आसपास किसी व्यक्ति ने बैंक के पास सूखे पत्तों में आग लगा दी, जिससे आग तेजी से फैलते हुए धड़क उठी। आग का असर इतना अधिक था कि पास में खड़ी एक बाइक में भी आग की चपेट में आ गई और वो धू धू कर जलने लगी। इसके बाद आग बैंक के भवन तक पहुंच गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फौरन झारखंड अग्निशमन दल को सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। अग्निशमन दल के द्वारा बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी की इस घटना में बैंक भवन को कुछ नुकसान हुआ है, जबकि पास में रखे पाइपों और बाइक को भारी क्षति हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक और पास में रखे पाइपों में आग लगने से आग ने और भी भयावह रूप ले लिया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन बैंक भवन के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है। पर कचरा जो फेंकता है, लोग कचरा फेंकने के चक्कर में कचरा जलाता है, और कचरा जलाने के चक्कर में जो काफ़ी गेल का जो पाइप वगैरह रखा हुआ था उसमें आग पकड़ लिया। अच्छा, फिर बेसिकली तो यहाँ के जो लोग रहते हैं सबीन और उसके जो साथ में रह रहे थे, इनिशियली वो लोग घर से कोशिश किए और थोड़ा बहुत पानी डाल के बंद किए। पानी डाले हैं तब जाके हल्का फुल्का आग रुका है। उसके बाद फिर अगल बगल के लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया। फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड आ गई
और बेसिकली एक अच्छा काम ये हुआ कि जब आग इतने ज़ोर से लगी हुई थी तो पाइप फट गया एक पानी का, तो उसके वजह से कंटिन्यूस पानी गिर रहा है, उसके वजह से पानी आग काफ़ी कंट्रोल। तो सर गेल का बहुत सारा पाइप था, गेल का जो पाइप था उसके साथ फिटिंग्स था, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला समन्वय सभागार में मंगलवार को बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यों को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला सह मनरेगा दिवस का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए जाने वाले बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत वृक्षारोपण संबंधी योजनाओं की स्वीकृति करने के साथ प्रथम वर्ष का कार्य यथा गड्ढा खुदाई, नाडेप पिट निर्माण, जानवर रोधक खाई का निर्माण, निविदा प्रक्रिया आदि मार्च माह तक का आवश्यक रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। डीडीसी ने कहा कि पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आम बागवानी, अमरूद बागवानी, छायादार वृक्षारोपण, मिश्रित फलदार पौधों की बागवानी को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने मिश्रित बागवानी के द्वारा आम जनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिश्रित बागवानी के तहत किसानों को आम, नींबू, अमरूद एवं इमारती पौधा लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। कार्यशाला में बागवानी के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा किया गया। इस दौरान मनरेगा अंतर्गत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किए जा रहे बागवानी में फलदार पौधा, आम के लिए पौधों के रोपण से पूर्व एवं पौधे के संरक्षण करते हुए फल उपज तक किए जाने वाले कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मौके पर जिला के वरीय पदाधिकारी और संबंधित कर्मचारी मौजूद थे। मैनेजमेंट के लिए जो रेगुलर हमारा सपोर्ट है वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है, यानी कि हमको कुछ जानकारी नहीं है तो हमको कोई करना है, कब पॉलियर स्प्रे करना है, कब माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करना है, वो सब अलग अलग जो समय पे कब आपका सेंटर है ना जो नया पत्ते आते हैं वो 45 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि उसमें पौधा का ग्रोथ हो, तो ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा साइंस नहीं है, मतलब सब लोग अपना गाँव में जो है नहीं हो रहा है, किसान का कहना। दूसरा वो कर रहा है कि लिमिटेड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके जो अभी जो बैठक हो रही है उसके बारे में बताइए। ये आज हम लोग के यहाँ पे एक दिवसीय बिरसा हरित ग्राम योजना को लेकर सभी हितधारक जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक कार्यशाला संबंध और कम आप कह सकते हैं संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें बिरसा इस वर्ष के लिए जो बिरसा हरित ग्राम योजना की कार्य योजना बननी है और उसमें क्या क्या कार्य होने हैं उस संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसमें हम लोग इस बार ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि दो चीज़ें हैं, इसमें दो मूल कंपोनेंट है। पहला तो इस साल के लिए हम लोग किस प्रकार से अधिक से अधिक क्षेत्र को बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत ला सकते हैं, साथ ही किन किन अन्य फलदार वृक्षों को हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, उस संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त जो अभी तक हमारे ऑलरेडी जो वृक्ष हैं, जो खेत हैं, वो परिपक्व हो चुके हैं, उनकी जो प्रोड्यूस है उसे किस तरीके से अच्छा मूल्य मिले, अच्छा मार्केट मिले, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। साथ ही जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें जागरूक किया गया कि किस किस प्रकार से पेड़ का ध्यान रखना होता है, किस प्रकार से उसके किस प्रकार की उसकी देखभाल करनी होती है, क्योंकि मृत्यु दर को जो है पेड़ों की उसे कम किया जाना बहुत आवश्यक है। इस पर भी विमर्श किया गया। कौन कौन लोग शामिल हुए सर इसमें काम? इसमें हमारे स्टेट की तरफ से एक टीम आई थी जिसमें स्टेट मनरेगा कोऑर्डिनेटर BHGI के जो इंचार्ज हैं वो और प्रधान के टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त जिला के जितने भी DRDA के संबंधित लोग हैं वो, हमारे कई सारे रोजगार सेवक, सभी BPOs, सभी BDOs जो कि ऑनलाइन जुड़े थे और कई सारी बागवानी समिति इसमें शामिल। राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक रूप से असमर्थ लोगों को निःशुल्क महाकुंभ एवं अयोध्या दर्शन की विशेष यात्रा आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के आयोजन के संदर्भ में श्री श्री महाकाली मंदिर एवं शिव मंदिर समिति द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी गई। आयोजकों ने बताया कि ये विशेष यात्रा 12 फरवरी बुधवार को रांची से 6 AC बस के माध्यम से शुरू होगी। सर्वप्रथम ये यात्रा अयोध्या धाम जाएगी, जहां श्रद्धालु राम जन्मभूमि और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन करेंगे।
इसके बाद यात्रा प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा का पूरा खर्चा समिति द्वारा उठाया जाएगा और ये यात्रा पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से राज्य के आर्थिक रूप से समर्थ लोगों को धार्मिक यात्रा का लाभ दिलाना है। इस यात्रा में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लोग शामिल हो रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाना है। इस साल बाद महाकुंभ का जो आयोजन प्रयागराज में हो रहा है वो सुनकर बहुत ही जनता में उत्साहित मन है, जिसके चलते हम लोगों ने सोचा कि जो सक्षम नहीं है उन्हें हम लोग भी यहाँ से ले जाकर उनको स्नान करा दें। यही प्रयास करते हुए हम लोगों ने एक बैठक रखी जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हाँ, इस कार्य को किया जा सकता है। और रांची में भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती बड़े श्रद्धा भाव से मनाई। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष, विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय न केवल भारतीय राजनीति के एक महान नेता थे, बल्कि उन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों से समाज को एक नई दिशा दी थी। पंडित जी का जीवन और कार्य पार्टी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष ने आगे कहा कि आज के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी गई थी, जिसे पार्टी केवल शोक के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में देखती है। पार्टी का उद्देश्य उनके विचारों को आगे बढ़ाना है ताकि समाज में उनका संदेश जीवित रहे और राष्ट्र की दिशा सही राह पर बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। ये वास्तव में उनके जीवन लीला को समाप्त करने का और उनकी जो हत्या की गई थी उसको स्मरण करने का हम सब के लिए दिन है। भाजपा परिवार इसे गम के साथ देश के लिए चुनौती का दिवस के रूप में मानती है। उन्होंने हमें एक चिंतन दिया जो हमारी ऐसी विरासत है जिस पर भविष्य निर्भर करता है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समुच्चय से काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष के पुरुषार्थ से व्यक्ति, समाज, परिवार और अखंड ब्रह्मांड का कल्याण करने का एक राह भारतीय संस्कृति ने दिखाया था। उसी दिशा में काम करने के लिए भाजपा परिवार काम कर रहा है। गांव, गरीब, किसान देश के हैं प्राण और इनके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। यही अंत्योदय उत्थान है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम तब तक चरैवेति के सिद्धांत पर चलेंगे जब तक भारत को विश्व गुरु न बना लें और सोने की चिड़िया न बना लें। इधर भाजपा इस वर्ष को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी मना रही है। इस अवसर पर पार्टी ने उनके जीवन और योगदान से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी को एकत्रित करने का निर्णय लिया है ताकि उन महत्वपूर्ण पहलुओं को शब्दों में पिरोकर भावी पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी दी जा सके। सोमवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अटल जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी योग्यता को विपक्षी दल भी नकार नहीं सके। अटल जी के नेतृत्व में कई अवसर आए जब विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने विदेशों में जाकर भारत का गर्व से प्रतिनिधित्व किया। विधायक ने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व न केवल भारतीय राजनीति के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावशाली था। उनके नेतृत्व में भारत ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने कहा कि अटल जी की गुणों का विरोधी दल भी लोहा मानते थे। उनके विचार, उनके नेतृत्व और उनके कार्यों को भी सभी ने सराहा। इस दौरान विधायक ने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और उनके योगदान से भावी पीढ़ी को अवगत कराया जाए। उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करना और उन प्रेरणाओं को साझा करना ताकि युवा पीढ़ी उन्हें जान सके और उनके कार्यों से प्रेरणा ले सके।
ये भाजपा की महत्वपूर्ण पहल है। इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर भाजपा ने अटल जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दस्तावेज के रूप में संकलित करने का कार्य भी शुरू किया है, जिससे उनकी जीवंतता और उनके विचारों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। तो सबको जोड़ा जाएगा तो इस संख्या मुझे लगता है करीब करीब पहुंच जाएगी। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मनाने का काम कर रही है और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश में भी इसके लिए हमारे राज्यसभा सदस्य श्री आदित्य साहू जी एवं रांची महानगर के संयोजक हमारे महानगर के महामंत्री श्री जितेंद्र वर्मा जी हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कृत्यों पर ये कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में आयोजित की गई है। उस जमाने में जो कोई भी अटल जी के साथ रहा है, अटल जी के साथ जो भी कार्य किया है, वैसे सभी लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि अटल जी के साथ किए गए कामों का लेखनी में क्रमबद्ध करें। साथ ही यदि फोटो है तो उस फोटो को भी वे जमा करके महानगर और प्रदेश में एक पुस्तिका बनाई जाएगी और वैसे सभी पुराने कार्यकर्ता जिन्हें अटल जी के साथ काम करने का सुअवसर मिला है, वो भी अपने अपने स्तर से उन चीजों को कलमबद्ध भी कर रहे हैं। अभी मुझे नामकुम से फोन आया 2 दिन पहले, जब उन्हें पता चला कि इस प्रकार का हो रहा है तो वहां से फोन आया। चूंकि जब पुरुलिया में अज्ञात लोगों द्वारा भारी मात्रा में शस्त्र गिराया गया था, उस अवसर पर परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पुरुलिया गए थे और रास्ते में नामकुम में रुककर उन्होंने भोजन किया था। वो अवसर मुझे मिला है। साथ ही कई बार रांची में जब भी वो आए हैं, कार्यक्रम में साथ रहने का अवसर मिला है। तो ये करने का उद्देश्य स्पष्ट है। ये ऐसे महापुरुष जिनका हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और 11 फरवरी को पूरे विश्व भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर जमशेदपुर के साक्षी स्थित करीम सिटी कॉलेज प्रांगण में मंगलवार को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के प्रति छात्रों और युवाओं में जागरूकता फैलाना था। कार्यशाला में जिले के एसएसपी किशोर कौशल, धामभूम एसडीओ शताब्दी मजूमदार, उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, कॉलेज के शिक्षक गण और कॉलेज के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने इंटरनेट सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर अपराधों से बचाव और ऑनलाइन पहचान चोरी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। एसएसपी किशोर कौशल ने छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी और इंटरनेट के जिम्मेदार उपयोग पर बल दिया। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे इंटरनेट का उपयोग सकारात्मक और सुरक्षित तरीके से करें ताकि वे किसी भी प्रकार के साइबर अपराध का शिकार न हो। कार्यशाला में उपस्थित सभी लोगों ने इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए उपयोगी सुझावों और उपायों पर चर्चा की, जिससे विद्यार्थियों में ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े और वे सुरक्षित रूप से डिजिटल दुनिया का लाभ उठा सके। डर में जैसे बताया, डर में लालच का फैक्टर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वो है कि कोई पार्सल पकड़ा गया। अभी आप देखेंगे डिजिटल अरेस्ट का आप बहुत सुनते हो और ये सब कुछ बाहर पढ़ते हुए तो रेगुलरली ये चीज आती है। अभी एक यहाँ मतलब जमशेदपुर के एक लेडी प्रोफेसर है, उनसे 2 दिनों तक, और वो डिजिटल अरेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि अलग से आपके यहाँ मैकेनिज्म लगा दिया, आपके घर में सीसीटीवी लगा दिया। वो आपको वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के माध्यम से इस तरीके से आपको उसका जाल में फंसा के रख देगा कि आपको लगेगा, जैसा बता रही थी मैडम, कि भाई आपकी गाड़ी, आपकी
आपका बच्चा यहाँ पढ़ता। दिक्कत क्या है कि हम लोग यहाँ डेटा प्राइवेसी 11 फरवरी को सर्वर इंटरनेट डे मनाया जाता है। इसी को लेकर आज जिला प्रशासन के द्वारा करीम सिटी कॉलेज में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से पदाधिकारी शामिल हुए हैं और साथ ही साथ फैकल्टीज हैं और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शामिल हैं, जिसमें कि इंटरनेट को किस तरीके से सेफली यूज़ किया जाए और जो साइबर क्राइम की जो घटनाएँ हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में लगातार घटित हो रही हैं, उनसे कैसे बचाव किया जाए और अगर आप साइबर क्राइम के विक्टिम हो जाते हैं तो किस प्रकार से तुरंत उसको 1930 पे रिपोर्ट किया जाए, किस तरीके से पुलिस को तुरंत सूचित किया जाए और जिससे कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सके या कि उसको पकड़ा जा सके, इसको लेकर लोगों का अवेयर। इनको साइबर या ईमेल्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में रिसीव नहीं हुआ होगा। तो इस बार का जो थीम है, जो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन हो रहा है सेफ इंटरनेट डे का, उसका थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि हम सबको अपना योगदान देना होगा, अपना कंट्रीब्यूट करना होगा, भागीदारी दिखाना होगा, तभी ये इंटरनेट एक सेफ स्पेस होगा सभी के यूज के लिए। तो हमारा मेन पर्पस यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या डिफरेंट इंटरनेट यूजिंग ग्रुप्स हैं, छोटे बच्चे हो गए या स्कूल गोइंग बच्चे हो गए, कॉलेज गोइंग बच्चे हो गए, फिर सीनियर सिटीजन्स हो गए, वो सबसे ज़्यादा यूजिंग ग्रुप्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए कि इंटरनेट कैसे सेफली यूज़ करें, कैसे आप लोगों को ट्रैप्स एंड ट्रिक्स जो है उनसे बचे और ऐसा कोई भी साइबर थ्रेट से आप बच के निकलें। महाकुंभ मेला 2025 में लाखों श्रद्धालु श्रद्धाभाव से शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इस विशाल जनसैलाब को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की हैं। रांची रेल मंडल के सीनियर DCM निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रेलवे द्वारा महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई कठिनाई ना हो। निशांत कुमार ने यह भी बताया कि रविवार को रेल मार्ग से लगभग 12.5 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं, जो रेलवे की कुशल व्यवस्था का परिणाम है। रेलवे इस दौरान पल पल की मॉनिटरिंग कर रही है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। निशांत कुमार ने आगे कहा कि रेलवे की यह व्यवस्था न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा को आरामदायक बना रही है, बल्कि इसकी निरंतर निगरानी और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे हर पल की स्थिति पर नजर रख रही है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। महाकुंभ के इस धार्मिक अवसर पर रेलवे द्वारा की गई ये पूरी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वे बिना किसी कठिनाई के अपने धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सके। क्या रेलवे के द्वारा व्यवस्था की गई, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग प्रयागराज को जा रहे हैं और रेल क्या इसमें अहम योगदान कर रही है, उसके बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रयागराज स्टेशन है, टोटल 8 स्टेशन वहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पर कि डिफरेंट डायरेक्शन से अक्रॉस द इंडिया ट्रेन पहुँच रही है। और जैसा कि कल देखा जाए प्रयागराज में, सिर्फ प्रयागराज जो हमारा जो वहाँ है स्टेशन है, वहाँ टोटल 330 ट्रेन को हैंडल किया गया, जिसमें कि प्रयागराज जंक्शन है, नैनी है, प्रयागराज चौकी है, सुबेदारगंज है, प्रयागराज जंक्शन है, फाफामाऊ है, झूसी है, प्रयागराज रामबाग, ये तमाम 8 स्टेशन है जहाँ पर 330 ट्रेनों को हैंडल हम लोग कर रहे हैं। और टोटल जो पैसेंजर्स कल हमारे वहाँ पहुँचे हैं, जो श्रद्धालु जिसको कहें पहुँचे हैं, वो 12,50,000, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अभी आज की डेट में अगर बात करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है 3 बजे तक, हम लोग 8 लाख से ज़्यादा लोग को वहाँ तक प्रयागराज को पहुँचा चुके हैं। और ऑन द डिमांड भी हम लोग स्पेशल ट्रेन के अलावा भी ऑन डिमांड बेसिस पे भी पैसेंजर ट्रेन को वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्टॉक्स, रोलिंग स्टॉक जिसको कहते हैं, ICF हुआ, LHB हुआ, मेमू हुआ, उसकी हम लोग ने व्यापक तैयारी कर रखी है। तो उसके माध्यम से भी स्पेशल ट्रेन ऑन द भीड़ को देखते हुए, लोगों की संख्या को देखते हुए हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी हलुदबानी पंचायत भवन में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा बाबा तिलका मांझी की 275वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा तिलका मांझी की तस्वीर पर अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ।
इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मंगल कालिंदी व वीडियो सुमित प्रकाश मौजूद थे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के कई लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जो किसी के जीवन को बचाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ ही पंचायत भवन में ऊर्जा महिला समूह द्वारा प्रदर्शनी एवं बिक्री केंद्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा बनाए गए क्राफ्ट वस्त्र और मशरूम से बने बिस्कुट का स्टॉल लगाया गया था। पंचायत की मुखिया पानो मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि रक्तदान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि जरूरतमंद को समय पर रक्त मिल सके और लोगों की जान बचाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि रक्तदान एक महादान है और इसे बढ़ावा देना चाहिए, जिससे किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होने पर आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। पानो मुर्मू ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया और कहा कि महिला समूह द्वारा बनाए गए क्राफ्ट और उत्पादों की बिक्री से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, टोपी भी पहनाइए और साल भी एक जन उड़ाइए। कब से लगा रहे हैं? हम लोग का 2017 से लगा रहे हैं। बाबा तिलका मांझी की जयंती के अवसर पर हमारे पंचायत पूजी हलुकबनी में हम लोग रक्तदान शिविर करते हैं और साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए स्टॉल लगाते हैं। और यहाँ पर पंचायत में महिलाएं लोग पेंटिंग सीखती है, जो क्राफ्ट सीखती है, पेपर क्राफ्ट है, बम्बू क्राफ्ट है, तो उस सबका हम लोग प्रदर्शनी सा बिक्री भी करते हैं, ताकि महिलाओं का उन्नति हो सके। रक्तदान करने का उद्देश्य है कि जैसे हमारे पंचायत या हमारे पंचायत के क्षेत्र के लोगों को जब कभी भी ब्लड की ज़रूरत हो और उसको तुरंत से तुरंत हम उनको दिला सकें, ताकि जान माल की क्षति को नुकसान से पहुंचाया जा सके, नुकसान से बचाया जा सके। और दूसरा चीज़ है जागरूकता, कि अगर ब्लड देने से हमारे शरीर को अच्छा ही किलो होता है, रक्त का प्यूरिफायर होता है। और अब मैंने कोई भी जो व्यक्ति रक्तदान करता है, मैंने उसमें कितना लोगों की जान हम लोग बचा सकते हैं। झारखंड राज्य में मंगलवार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस वर्ष राज्य में कुल 7,83,711 परीक्षार्थी मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के आयोजन के लिए राज्य भर के 1305 केंद्र मैट्रिक परीक्षा और 795 केंद्र इंटर परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई, जबकि इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित की गई। दोनों परीक्षाओं में इस बार परीक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, जो ये दर्शाता है कि शिक्षा के प्रति छात्रों का उत्साह और जागरूकता बढ़ी है। राज्य भर में परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा का समस्या का सामना न करना पड़े। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका हाता स्थित चापीडी में सोमवार को भीषण आग फैल गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार लगभग 5 एकड़ भूमि में फैली झाड़ियों में अचानक आग लग गई और ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते वासुदेव केवट का घर भी आग की चपेट में आ गया। इस घटना में वासुदेव केवट का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। घर में रखा चावल, बर्तन, कपड़े, पैसे और अन्य कीमती सामान सब कुछ आग में जलकर खाक हो गए। वासुदेव के परिवार के सदस्य कड़ी मशक्कत के बाद भी अपने घर को बचाने में असमर्थ रहे। दुखी और परेशान हालत में उनकी पत्नी लक्ष्मी केवट रोते हुए ये सवाल कर रही हैं कि अब वे कहाँ रहेंगे, क्योंकि उनका घर और सारा सामान आग में जलकर नष्ट हो चुका है और उनका पूरा परिवार बेघर हो गया है।
घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, लेकिन जब तक दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचता, घर पूरी तरह जल चुका था। हालांकि दमकल ने आग के और फैलने से पहले झाड़ियों में लगी आग को बुझा लिया। ये घटना पूरे इलाके के लिए एक बड़ा आघात बन गई है, क्योंकि एक परिवार पूरी तरह से बेघर हो गया है और उनके पास अब रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। स्थानीय प्रशासन और समाज सेवियों से इस परिवार की मदद की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर आग लगा दिया था, वो मतलब आ गया आगे ठो हवा चल रहा है, हवा तो रुकने का नहीं है, इसलिए घर द्वार सब जल गया मेरा। क्या क्या सामान था? सामान सब कुछ था, चावल था, कपड़ा टुकड़ा था। যা কিছু ছিল ঘরে ঘরে কন্যা কাপড় চোপড় যা ছিল রাখা ছিল সবাই পুড়ি গেল। টাইনে ঝন নাই, গাড়াই ঢোড়াই গাইরা জল খাচ্ছি, গাড়া ঢোড়া জল তার মানে খাচ্ছি, বাঁধের জল, বৈরিং নাই তৈরিং নাই, আনি আনি করে কত ভিজাবো। একে চৈকের পাবার নাই, কোনো নাই, সে লেড়া মানুষ যাই যাই করে আনি আনি ভিজা হয়েছে, এতটুকু ছেলে গালি করি আইদি পালাইছে, আকু পাকু হয়ে যাচ্ছে, ছা আর রাই যাচ্ছে, কেমন করে আমরা বাঁচাবো? নিজে বাঁচবো না জিনিসপত্র বাঁচাবো না ঘর দুয়ার বাঁচাবো, সবাই তো অল্লাহ হয়ে গেল এখন। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत रूपनगर में मंगलवार सुबह 19 वर्षीय समीर महाली ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के छोटे भाई सनी महाली ने बताया कि सुबह उसके माता पिता रोज की तरह काम पर गए थे और पास ही दादी के घर पर टीवी देखने गया था। करीब 8:30 बजे जब वह घर लौटा तो उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सनी ने खिड़की में से झांक कर देखा तो उसका बड़ा भाई समीर मफलर के सहारे छत की पाइप से लटका हुआ था। उसने तुरंत आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा और भाई को फंदे से उतारा। तत्पश्चात उसे एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार समीर महाली कुछ समय पहले वॉशिंग सेंटर में काम करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम न मिलने के कारण वह घर पर ही रह रहा था। हालांकि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जाँच कर रही है। हेलो, आपसे बहुत कुछ पूछ रहे हैं हम आपको। नहीं मान, मेरा नहीं, मेरा भैया। हाँ जो फांसी लगा करीब होगा 19 साल। 19 साल नहीं काम कुछ नहीं, जाएंगे बोला था। कहाँ जानेंगे बोला? हम बोले भैया काम करेंगे, वो बोला हाँ 14-15 तारीख से जाएंगे। पहले करता था वॉशिंग सेंटर में, उसके बाद छोड़ दिया, फिर बोला वहीं पर करेंगे। तो ठीक है बोले, ठीक है लगा देंगे बोले तो बस। तो आज फिर क्या हुआ? नहीं पता, सब सुबह घर में था तो मम्मी पापा सब लोग घर में था। फिर तो पापा मम्मी सब काम गया, हम भी गए कि टीवी देखने दादी घर में। तो वापस आके कि भूख लगा, खाने आए दूसरा घर में, तो गेट लगा हुआ था अंदर से। फिर गेट लगा हुआ था तो हम गेट तो ठकठका रहे, खोलने बोल रहे तो खोल रहे नहीं था। तो फिर हल्का से फुंदुक से हम हुलक के देखे तो भैया लटका हुआ था। तो हम दौड़ के गए बगल वाला घर में, तो भैया एक तो था, लगता भैया बगल वाला घर में, तो उसको बुला के लाए। नहीं कोई नहीं। तो 8:30-9 बजे ना कुछ नहीं रहते थे, अपना घर में सिर्फ रहता है। कितना भाई बहन थे आप लोग? हम 2 ही भाई थे। वो बड़ा था? हाँ वो बड़ा था। और आप छोटे थे? तो मामू है वही रहते। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झांकी न्यूज़। धन्यवाद।